भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ 29 जुलाई को साबित करेंगे बहुमत। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पार्टी राज्य में स्थिर सरकार करेगी प्रदान। कंपनी संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, व्यापार सुगमता के लिए है नया कंपनी कानून। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR नियम होंगे सख्त। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर भार होगा कम। भारत ने ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद से मुकाबला और बहुपक्षीय निकायों में सुधार पर दिया जोर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद को नहीं ढाला तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर आएगी आंच। देश ने मनाई करगिल की जंग की 20वीं वर्षगांठ। देश भर में हुए तमाम कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत पूरे देश ने शहीदों को किया नमन। लसित मलिंगा ने कहा, वनडे क्रिकेट को अलविदा। बांग्लादेश के खिलाफ खेला विदाई मैच। अंतिम गेंद पर झटके विकेट। श्रीलंका ने बांग्लादेश को दी 91 रन से शिकस्त। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने विशेष ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता की मशाल का किया स्वागत। कहा, सरकार विशेष एथलीटों को देगी पूरी मदद। विशेष एथलीटों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली। बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल वजुभाई वाला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो 29 जुलाई को सदन में सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम किसान योजना के अलावा राज्य सरकार किसानों को 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की सहायता देगी। और इस तरह पिछले कई दिनों से चला आ रहा कर्नाटक का नाटक खत्म हो गया। शुक्रवार शाम भाजपा के नेता बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में येदियुरप्पा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन सरकार गिरने के 3 दिन बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। राज्य में तेजी से बदले घटनाक्रम में येदियुरप्पा ने शुक्रवार सुबह ही सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की थी और शुक्रवार को ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अनुरोध किया था। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 7 बार के विधायक येदियुरप्पा ने राजभवन में आयोजित समारोह में अकेले ही शपथ ली। हरे रंग का अंगवस्त्र पहने येदियुरप्पा ने कन्नड़ भाषा में शपथ ली। मई 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल वो बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे थे। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस ने गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन 14 महीने में ही विधायकों के बागी हो जाने के चलते सरकार गिर गई। येदियुरप्पा के सरकार बनाने का दावा पेश करने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष के रमेश कुमार ने कांग्रेस के 3 बागी विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि शेष विधायकों पर उनका फैसला फिलहाल लंबित है। वर्तमान में भाजपा के विधायकों की संख्या 105 है और वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 2 और निर्दलीय विधायक भी उसके साथ हैं, जबकि गठबंधन के पास 99 विधायक हैं। I expect from my father, especially take care of poverty first. Poverty and people we have to concentrate. Labor class we have to concentrate. सम्मानीय येदियुरप्पा जी हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से दक्षिण में खास करके कर्नाटक में उन्होंने जो जगह बनाया, आज वो चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का क्या बोलूं मैं, खुशी का सागर है हमारे लिए। इस बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कुमारस्वामी की सरकार अपने ही बोझ के तले दबकर गिर गई। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता को येदियुरप्पा के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार मिलेगी। कर्नाटक की सरकार वो अपने कारणों से गई है और उसके बाद वहां येदियुरप्पा जी आगे बढ़े। यह प्रजातंत्र की दृष्टि से
जहां जहां की सरकारों का जिस तरीके का वातावरण होता है, जैसे वो गवर्न करते हैं, उसके नतीजे होते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध रही है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। शपथ के बाद विधानसभा में बहुमत साबित करना, मंत्रिमंडल के लिए नाम तय करना और कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव कराना येदियुरप्पा के लिए पहली चुनौती होगी। इसके अलावा राज्य में साफ सुथरा प्रशासन और किसानों की समस्याओं को हल करना उनकी अहम प्राथमिकता होगी। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत में सत्ता का द्वार रहा है और बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर यहां सरकार बनाकर बीजेपी का कमल दोबारा खिलाया है। ऐसे में अब बीएस येदियुरप्पा ने लोगों से ये वादा किया है कि वो कर्नाटक में बदले की राजनीति नहीं करेंगे और कर्नाटक को विकास की पटरी पर लाकर रखेंगे। कैमरामैन मादेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। लोकसभा ने शुक्रवार को कंपनी संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। उन्होंने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार ने कंपनी अधिनियम पारित किया था, जिसमें लगातार संशोधन की मांगे उठती रहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती, बल्कि सभी हितधारकों की मांगों के अनुरूप लाया जाता है। Amendments are not just being brought in suo moto, but they are being brought in because there's a demand and in response to attending to the people's inconveniences and addressing them. This is more from the point of view of companies which are at the ground facing difficulties. And in this, not big companies alone. In fact, small and medium companies are the ones for whom several measures have been taken by this government, and therefore this set of amendments which are coming, both having amendments which have been passed through the ordinance and also amendments which are now being brought in addition to what had been passed through the ordinance, are all aimed at ease of doing business for small, medium and large companies as much as any other companies which are being troubled because of the Companies Act. लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकपा सहित सभी दलों ने पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की टिप्पणी की पार्टी लाइन से हटकर कड़ी निंदा की और स्पीकर से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल गुरुवार को सदन में रमा देवी पीठासीन अध्यक्ष थी। इसी दौरान सदन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही थी। तभी रामपुर से सपा सांसद आजम खान ने पीठासीन अध्यक्ष के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने आजम खान की आलोचना करते हुए आजम खान से माफी मांगने या उन्हें निलंबित करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि वे मामले में सभी दलों से बात कर उचित कदम उठाएंगे। सबके विचार मैंने सुन लिए हैं और विषय में मैं सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाकर इस विषय पर शीघ्र निर्णय करूंगा। केंद्रीय मंत्री व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बयान की निंदा की और सदन की ओर से स्पीकर से मांग की कि इस मामले में ऐसी सजा दी जाए जो आगे चलकर नजीर साबित हो। माननीय सभी सदस्यों ने प्रस्ताव दिया, उस पे आप निर्णय लेने के लिए हम सब लोग आपको अधिकृत करते हैं, इसलिए आप अधिकृत हैं, आप निर्णय लें और ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई किसी महिला सांसद का अपमान नहीं कर सके। ये विषय बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार 2 के 50 दिनों का लेखा जोखा पेश किया। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। गांवों को बाजारों से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों में कई ऐसे फैसले किए जिसका दूरगामी असर होगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 50 दिन में श्रम सुधारों की दिशा में काफी काम किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत का 1.5 गुना होगा खरीफ पर, उसका फैसला, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड टू इंक्रीज द आउटपुट एंड ऑल्सो द प्राइसेस। इसको उसमें जोड़ा जाएगा तो एफपीओज इसमें इंटरवीन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
women empowerment. Every member of the self-help group will get an overdraft of 500,000 rupees. And at the same time, one member of every self-help group will get an overdraft or get a loan of 1 lakh rupees. ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने रियो डी जेनेरो के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और बहुपक्षीय निकायों, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जनरल वीके सिंह ने ब्रिक्स सदस्यों से सभी प्रकार के आतंकी समर्थक कृत्यों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया। A great amount of work has been done in BRICS where counter-terrorism is concerned, and especially by Brazil in the last almost a year of its presidency. And terrorism is one issue which concerns everybody in the world. So we emphasize that. We also emphasize that restructuring of the United Nations as such, various organs, and to bring it in sync with the realities of the world today in terms of representations, in terms of how various regions who remain unrepresented as part of the Security Council structure. So we said that the BRICS needs to take this issue more positively. इस दौरान भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। During our bilateral meeting with the foreign minister, we also built up on this in terms of relationship between Brazil and India, how science and technology needs to be taken forward, how agricultural cooperation needs to be taken forward, how both India and Brazil can benefit from it, and we exchange views on how things are today in our neighborhood and in Brazil's neighborhood. We want to discuss more in depth our respective views of any international issues of concern to us, which is basically all, because both Brazil and India have a global presence. We want to go more in depth about security issues, about how we see the Middle East, how we see the question of Latin America and South America, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to touch a little bit in all of those issues where both Brazil and India are key players. और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है गोली। मैंने ही बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं, तो
मेरे बताने के लिए बचा ही क्या? नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस दौरान लोगों को बाहर न निकलने और समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी गई है। सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं मुंबई के कई हिस्सों से इमारतों के गिरने की खबरें सामने आई हैं। वहीं खराब मौसम के चलते अब तक 17 विमानों का मार्ग भी परिवर्तित कर करीब के हवाई अड्डे की ओर भेजा गया। शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने 14 साल पहले 26 जुलाई 2005 के प्रकोप की याद दिला दी। उस वक्त बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। कई लोगों की जान चली गई थी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। शहर में एक ही दिन में 944 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 20 साल पहले 1999 में हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर करगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया था। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में और सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने द्रास में आयोजित खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक शाम शहीदों के नाम। जी हां, करगिल विजय दिवस की संध्या पर जहां एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं इंडिया गेट पर करगिल विजय दिवस मनाया गया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। कारगिल में हिस्सा लेने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शुक्रवार की शाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक सहित पूर्व रक्षा सचिव, पूर्व सेनाध्यक्ष और कई महान व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि प्रदान की। जीसीटीसी द्वारा वीरता युवा शक्ति संगठन के सहयोग से इंडिया गेट प्रांगण में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और वीर शहीदों को याद करते हुए कारगिल विजय दिवस मनाया। मैं अपने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले बहादुर शहीदों और साहसी सैनिकों को याद करता हूं और अपनी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित भी करना चाहता हूं। मैं प्रत्येक सैनिक और सैन्य अधिकारी की वीरता और साहस को सलाम करता हूं, जो 24/7 सीमाओं की रक्षा के लिए दृढ़ है। अत्यंत कठिन इलाके और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद अदम्य भारतीय सैनिकों ने हमारे लिए एक शानदार जीत हासिल की थी। कारगिल और द्रास के आसपास के बर्फीले ऊंचाइयों पर चलने वाले खूनी लड़ाई में हमारे बहादुर सैनिकों ने कई जीवन और अंग खोए थे। टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसे नाम आज भी हमारी यादों में गूंजते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर इंडिया गेट प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी की छात्रा कैडेटों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए एक अलग ही छाप छोड़ी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 सप्ताह से नेपाल में हो रही भारी बारिश से समूचे देश में जनजीवन चरमरा गया है। गृह मंत्रालय के आपात केंद्र के प्रमुख निधि खनाल ने बताया कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 111 तक पहुंच गई है। वहीं 40 लोग लापता हैं। बाढ़ और भूस्खलन से देश के 64 जिलों में 90 लाख अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ और बारिश से सबसे अधिक गुल्मी जिले में 13 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। साथ ही रौतहट जिले से भी 10 लोगों की मौत की सूचना है। भारत ने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बेजी के निधन पर शोक प्रकट किया और उन्हें इस उत्तर अफ्रीकी देश में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने वाला एक महान नेता बताया। मोहम्मद बेजी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम उनके निधन से बहुत दुखी हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार और यहां के नागरिकों ने ट्यूनीशिया की सरकार तथा वहां के नागरिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। वे दुनिया में किसी देश के सबसे अधिक उम्र के सेवारत राष्ट्रपति थे।
हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया, जहां काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारी दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक माने जाने वाले हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन कक्ष में शुक्रवार को जमा हुए, जहां उन्होंने दूसरे देशों से वहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें बताया कि यहां कोई दंगा नहीं है, यहां केवल निरंकुशता है। गौरतलब है कि हांगकांग के निवासी लोकतांत्रिक सुधार तथा चीनी क्षेत्र में प्रत्यर्पण से संबंधित विवादित विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में सीधे चुनाव, मौजूदा संसद को भंग करने और कथित पुलिस बर्बरता के मामले में जांच की मांग शामिल है। बात करेंगे खेल की। श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा में वनडे क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया है। मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच खेलकर अपने वनडे से संन्यास ले लिया। अपने करियर के अंतिम वनडे मैच में भी इस यॉर्कर किंग का जलवा साफ दिखाई दिया। मलिंगा के दमदार प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 91 रन से जीत दर्ज की। उन्होंने अपने अंतिम वनडे मैच में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट, 226 वनडे और 73 T20 मैच खेल चुके मलिंगा का करियर बेहद शानदार रहा। अपने 15 साल के वनडे करियर में मलिंगा ने 338 विकेट लिए हैं। मलिंगा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के चलते कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए। वनडे क्रिकेट में 3 बार हैट्रिक लेने का कारनामा करने वाले भी वो एकमात्र क्रिकेटर हैं। और चेन्नई के जवाहरलाल स्टेडियम में 3 से 6 अगस्त तक स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी मशाल शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, जहां खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका स्वागत किया। सिंगापुर से आई इस मशाल को स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के चेयरमैन डॉक्टर अमर प्रसाद रेड्डी ने खेल मंत्री को सौंपा। स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मशाल शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, जहां खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कई खिलाड़ियों की मौजूदगी में इसका स्वागत किया। इस मौके पर इन खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री ने फ्लेम ऑफ होप को प्रज्वलित किया। ये फ्लेम ऑफ होप प्रतीक है हौसले और उत्सव का, जो पूरी दुनिया के विभिन्न समुदायों को एकजुट करती है। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि अबू धाबी में संपन्न हुए पिछले स्पेशल ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे, जो खिलाड़ियों की ऊर्जा और प्रेरणा को दर्शाते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स का जो फ्लेम है, इट इज ट्रूली अ फ्लेम ऑफ होप। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न दैट इंडिया गॉट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेडल्स। सो in terms of gold we may be third, but in terms of numbers of medals we were number 1. That shows that our athletes, special athletes, have great potential and great energy to perform at the world stage. इस मौके पर खेल मंत्री ने अबू धाबी में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद इनाम की भी घोषणा की। Government has already announced certain support to them. Very soon we will be having an event to hand over the cash. कुछ पैसे जो है हम स्पेशल एथलीट्स को देने के लिए कार्यक्रम जल्दी करने वाले हैं। स्पेशल ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 से 6 अगस्त तक किया जाएगा। इन मुकाबलों में दोनों टीमों के 5-5 खिलाड़ी आमने सामने होंगे, यानी ये 5-a-side प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के लिए भारत ने 2 पुरुष और 2 महिला टीमों को उतारा है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर जापान ओपन बैडमिंटन में बची एकमात्र भारतीय उम्मीद केबी साई प्रणीत पुरुष एकल में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। प्रणीत का सामना अंतिम 4 के मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंटो मोमोता से होगा। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की टोमी सुगियार्टो को 21-12, 21-15 से हराने में सफलता पाई थी। और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम वर्ग से और दिनेश डागर ने 69 वर्ग से प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिमरनजीत ने इटली के फ्रांसिस्का मार्टुसियोलो को 5-0 से और डागर ने इंडोनेशिया की नोमेओ डेफ्री को 5-0 से हराया। अंकुश दहिया 64 किलोग्राम, अनंत प्रहलाद 52 किलोग्राम, गौरव बिधूड़ी 56 किलोग्राम, नीरज स्वामी 49 किलोग्राम और जमुना बोरो 54 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर इन लोगों ने पदक पक्के कर लिए हैं। बीजापुर के पदमूर गांव में नक्सली हमले के चलते पूरी तरह से तबाह हुए एक प्राइमरी स्कूल को हाल ही में दोबारा खोला गया है। 14 साल के इंतजार के बाद इस प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया गया और रोली टीका लगाकर 52 बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया। इन बच्चों को किताबें, स्लेट आदि पाठ्य सामग्री भेंट की गई। वहीं इन बच्चों ने पहली बार स्कूल में मध्याह्न भोजन भी किया।
इस मौके पर इन बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से खेल सामग्री भी वितरित की गई। साल 1964 में बने इस स्कूल पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस दौरान नक्सलियों के डर से गांव के काफी लोग भी अपने घर छोड़कर चले गए थे। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पदमूर गांव की, जहां सलवा जुडूम के नाम से कभी नक्सलियों के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच तबाह हुए स्कूल को गांव वालों ने फिर से शुरू करने का बीड़ा उठाया और इस सपने को साकार करने में गांव वालों को सफलता भी हाथ लगी। पदमूर में 1964 से संचालित स्कूल को जुडूम के दौर में नक्सलियों ने ढहा दिया था। नक्सलियों के भय से इस दौरान गांव भी खाली हो गया था। वर्ष 2012 में ये गांव फिर से आबाद हुआ। बेखौफ होकर ग्रामीणों ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन बच्चे शिक्षा से अभी भी महरूम रहे। फिर ग्रामीणों ने ठान लिया कि वो इस स्कूल का कायाकल्प करके रहेंगे। पिछले 4 सालों से प्रयासरत ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई। इसी सत्र से पदमूर में स्कूल दोबारा शुरू करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ग्रामीणों के सहयोग से शिक्षा विभाग स्कूल खोलने में सफल रहा। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर पदमूर गांव में स्कूल दोबारा खुलने को लेकर जश्न सा माहौल देखा गया। स्कूल खोलना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना एक निसंदेह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्य है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह इलाका चूंकि पूरी तरीके से मुख्य धारा से कटा हुआ इलाका है, अति संवेदनशील क्षेत्र है और शिक्षा का जो प्रतिशत इस इलाके में बहुत ही कम है। गांव के लोग शिक्षित भी नहीं हैं, शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। हमने लगातार प्रयास किया है अपने सीएसी के माध्यम से, अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से, और यह प्रयास के कारण ही आज हम यहाँ पर सफल हुए हैं कि एक स्कूल हमारा जो है प्रारंभ हुआ। गांव वालों के लिए स्कूल का ये सपना इतनी आसानी से साकार नहीं होने वाला था। खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षक पठन सामग्री कंधों पर लादकर पैदल ही नदी को पार कर पदमूर पहुंचे। शिक्षकों के पहुंचते ही ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। महुए के एक पेड़ के पास घास फूस की छत और बांस बल्लियों से झोपड़ी नुमा स्कूल तैयार था। साज सज्जा के लिए ग्रामीणों ने अपनी तरफ से झोपड़ी को गुब्बारों से सजाया था। ग्राम प्रमुख और सरपंच ने फीता काटकर 14 साल बाद पदमूर को स्कूल की सौगात से नवाजा। स्कूल पर नक्सली हमले के दौरान इसी स्कूल में शिक्षक रहे शिवचरण पांडे भी इस विशेष अवसर पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।